क्वेश्चन नंबर 1 वाले पार्ट पे ध्यान देते हैं। यार इसमें इसका नाइट मोड क्यों गायब हो जा रहा है बार बार? चलो ध्यान दो। पहले वाले केस को जब डिस्कस करेंगे तो पहले वाले केस में बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होना चाहिए, 1 ग्रेटर देन 2। दूसरे वाले केस को जब कंसिडर करेंगे तो ऑर्डर होना चाहिए बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर 2 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 1। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 वाले पार्ट में बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 24 वाले पार्ट में बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा 1 ग्रेटर देन 2। क्वेश्चन नंबर 25 वाले पार्ट में बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर 3 1 2। क्वेश्चन नंबर 26 वाले पार्ट में बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा 2 3 1। क्वेश्चन नंबर 27 वाले पार्ट में बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होना चाहिए 2 1 4 3। क्वेश्चन नंबर 28 वाले पार्ट में 1 3 4 2। क्वेश्चन नंबर 29 वाले पार्ट में 3 2 1। क्वेश्चन नंबर 30 वाले पार्ट में 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 31 वाले पार्ट में 1 3। अच्छा सॉरी नहीं, 1 3 नहीं, तो उल्टा हो जाना चाहिए 2 3। बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा प्लस आई ज़्यादा, इसका मतलब 1। उसके बाद 4। जहाँ भी ऑर्डर में डाउट है वहाँ पूछ सकते हैं। शुरू से एक बार दिखा देते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 24 तक में अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो। 22 क्वेश्चन नंबर 22। चलो ध्यान दो क्वेश्चन नंबर 22 में। जैसे क्वेश्चन नंबर 22 को नीचे बना देते हैं फिर से। ऐसा कुछ दे रखा क्वेश्चन नंबर 22 में। एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड से जब हम लोग H+ हटाते हैं तो कार्बोक्सिलेट आयन बनता है। बेसिकली यहाँ दिख रहा होगा कि एसिटिक एसिड था, एसिटिक एसिड से H+ हटा के एसिटेट आयन बना रखे हैं। दूसरे वाले केस में हम लोग फिनॉक्साइड आयन बना रखे हैं, और तीसरे वाले केस में हम लोग के पास एक ही ऑप्शन है O-। तो जैसे एक चीज़ देखो यहाँ पे, ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जा सकता है, ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जा सकता है, ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जा सकता है। लेकिन ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस में जा रहा है। इसका मतलब ये जो ग्रुप है आराम से -m इफेक्ट ऑपरेट करा रहा इस ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज पे। दूसरे वाले केस में केवल कार्बन चेन है, इसका मतलब नॉर्मल रेजोनेंस इफेक्ट होगा। और थर्ड वाले केस में वापस से C डबल बॉन्ड है, मतलब ये ग्रुप वाला पार्ट वापस से -m इफेक्ट ऑपरेट करेगा। तो -m स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, रेजोनेंस भी स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, लेकिन रेजोनेंस स्टेबिलिटी ज़्यादा बढ़ाएगा, सॉरी रेजोनेंस स्टेबिलिटी कम बढ़ाएगा एज कम्पेयर टू -m। तो ये चीज़ तो फिक्स हो गया कि सेकेंड वाला पार्ट सबसे लेस स्टेबल है। मतलब इन तीनों में स्टेबिलिटी अगर कंपेयर करें तो सबसे कम इफेक्टिव पार्ट यहाँ पे है, मतलब सबसे अनस्टेबल पार्ट ये होगा, और जितना अनस्टेबल उतना स्ट्रॉन्गर बेसिक पार्ट कंसिडर कर सकते हैं हम लोग। इसका मतलब 2 वाले पार्ट में बेसिक स्ट्रेंथ सबसे हाईएस्ट निकल के आना चाहिए, तो सबसे पहला पार्ट हो गया। उसके बाद जब फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करेंगे तो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस में जा सकता है, ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस में जा सकता है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन का लोन पेयर भी इधर रेजोनेंस में जा सकता है। तो उससे एक चीज़ होगा, जैसे मान लो एक ही डबल बॉन्ड है और दो जगह रेजोनेंस में जाना है। जैसे मान लो एक रोटी है, यहाँ पे एक रोटी है, एक ही आदमी को खाना था तो कम्प्लीटली खाएगा। बट एक रोटी है और दो आदमी को खाना है, इसका मतलब दोनों एटलीस्ट आधा आधा खाएगा, या आधा आधा नहीं भी खाएगा तो कुछ तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा। 100% तो एक आदमी नहीं खा सकता। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे, ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज को कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस में जाना है तो 100% रेजोनेंस होगा। जबकि दूसरे वाले केस में ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज को रेजोनेंस तो मिल रहा, लेकिन इस डबल बॉन्ड वाला पार्ट OH के साथ भी रेजोनेंस कर रहा है। तो ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ रेजोनेंस होने की वजह से, मतलब इस साइड रेजोनेंस होने की वजह से इस साइड का रेजोनेंस थोड़ा कम होगा। और रेजोनेंस इफेक्ट के इफेक्टिवनेस से सारी चीज़ें डिपेंड करती है। जैसे दोनों ग्रुप -m था, ऐसा बोल सकते थे हम लोग, लेकिन इस साइड में रेजोनेंस थोड़ा कम हो गया, जबकि
लेफ्ट साइड में रेजिडेंस थोड़ा ज़्यादा है। अगर रेजिडेंस थोड़ा ज़्यादा है इसका मतलब ज़्यादा इफेक्टिव रेजिडेंस है या ज़्यादा स्ट्रॉन्गर माइनस एम इफेक्ट है। अगर माइनस एम वाला पार्ट ज़्यादा डोमिनेट है इसका मतलब नेगेटिव चार्ज वाले पार्ट का स्टेबिलिटी ज़्यादा इंक्रीज करेगा। तो ये पार्ट ज़्यादा स्टेबल है, ये वाला पार्ट लेस स्टेबल है। इसका मतलब बेसिक स्ट्रेंथ वाले पार्ट में जो लेस स्टेबल उसका बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगा, जो ज़्यादा स्टेबल उसका बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। इस एक रिलेटिव कंपैरिजन का ध्यान रखना है। एक बार फिर से हम इस चीज़ को रिलेट कर रहे हैं। रिलेटिव कंपैरिजन वाला पार्ट इन जनरल आराम से पूछा जा सकता है। जैसे एक चीज़ देखो यहाँ पे फिर से, पहला पार्ट कि हम लोग ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस में जा सकता है, ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस में जा सकता है। तो दोनों जगह रेजोनेंस तो पॉसिबल है। अब अगर मान लो कि दोनों जगह पे रेजोनेंस पॉसिबल है तो इस केस में हम लोग को बस ये देखना है कि रिलेटिवली ज़्यादा रेजोनेंस कहाँ पे हो रहा है। तो जैसे एक चीज़ है यहाँ पे लास्ट वाले केस में ऑक्सीजन का लोन पेयर भी रेजोनेंस में जा सकता है। तो उसके वजह से ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा OH वाले के पार्ट की तरफ से, तो ये जो दूसरा साइड है इस साइड का रेजोनेंस घट जाएगा। मतलब बेसिकली ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज जो रेजोनेंस में जा रहा ये कम जाएगा। तो अगर ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में कम जाएगा मतलब लेस स्टेबल होगा। अगर लेस स्टेबल होगा इसका मतलब ज़्यादा बेसिक होगा। तो 3 और 1 में 3 वाला पार्ट ज़्यादा बेसिक होगा एज कम्पेयर टू 1, ऐसा आराम से बोल सकते हैं। रेजोनेंस से फर्क नहीं पड़ रहा, इस रेजोनेंस इफेक्ट के रिस्पेक्ट में माइनस एम ज़्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट है तो इससे फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन आपस में जब कंपैरिजन कर रहे हैं तो हम लोग रिलेटिव कंपैरिजन करके आराम से काम कर सकते हैं। हम लोगों को ऑर्डर याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 24 तक में। 24। क्वेश्चन नंबर 24। 24 किससे बन गया बता भाई। मेरे से हाँ भाई कैसे बन गया? क्रॉस कंजुगेशन और लीनियर कंजुगेशन क्रॉस कंजुगेशन और लीनियर कंजुगेशन। पहले वाले केस में नाइट्रोजन का लोन पेयर जब रेजोनेंस में जाएगा तो केवल 3 जगह जा सकता है, मतलब 3 जगह रेजोनेंस में जा सकता है। यहाँ भी जा सकता है लेकिन यहाँ जब रेजोनेंस में जाएगा तो इस केस में आगे से घूमते हुए वापस यहाँ पे आ सकता है। तो अगर एक डायरेक्शन है इसका मतलब लीनियर कंजुगेशन, अगर अलग अलग डायरेक्शन है इसका मतलब क्रॉस कंजुगेशन। और अगर नंबर एंड नेचर ऑफ पाई बॉन्ड सेम होता है तब उस केस में लीनियर कंजुगेशन इज मोर इफेक्टिव देन क्रॉस कंजुगेशन। मतलब लीनियर कंजुगेशन वाले पार्ट में ज़्यादा इफेक्टिवनेस होगा एज कम्पेयर टू क्रॉस कंजुगेशन। तो लोन पेयर ज़्यादा स्टेबल होगा लीनियर में, और अगर ज़्यादा स्टेबल होगा मतलब बेसिक स्ट्रेंथ वाला पार्ट कम निकल के आ जाएगा। चाहे तो इसको स्टार मार्क कर सकते हैं। और कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 25 से लेके 27 तक में। 26। एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में नाइट्रोजन का लोन पेयर तो है, यहाँ ऑक्सीजन दे रखा, ठीक है। ऑक्सीजन वाले पार्ट के ऊपर लोन पेयर है इसका मतलब प्लस एम इफेक्ट शो कर सकता है। लेकिन ऑर्थो पोजीशन वाला पार्ट या पारा पोजीशन होता तभी तो प्लस एम शो करता है। यहाँ मेटा पोजीशन है तो मेटा पोजीशन पे हमेशा ग्रुप माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। दूसरे वाले केस में ऑक्सीजन का लोन पेयर ऑर्थो ये पारा पोजीशन पे इसका मतलब प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। और तीसरे वाले केस में बेंजीन का रेजोनेंस तो सब जगह कॉमन है तो उसको छोड़ देते हैं। तो इस केस में माइनस आई वाला पार्ट यहाँ पे नेगेटिव चार्ज वाले पार्ट का या लोन पेयर वाले पार्ट का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा। माइनस आई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है मतलब लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाएगा। तो माइनस आई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाएगा मतलब बेसिक स्ट्रेंथ घटाएगा। प्लस एम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा क्योंकि डोनेटिंग इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट बढ़ेगा। तो प्लस एम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा इसका मतलब आराम से ये क्या बोलते हैं बेसिक स्ट्रेंथ वाला पार्ट बढ़ाएगा। और तीसरे वाले केस में मान के चल रहे थे कोई इफेक्ट नहीं है, रेजोनेंस इफेक्ट है लेकिन हम लोग रिलेटिवली मान के चल रहे हैं कि रेजोनेंस इफेक्ट नहीं है क्योंकि पहले में भी रेजोनेंस है, दूसरे में भी रेजोनेंस है, तीसरे में भी रेजोनेंस है। तो प्लस एम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, माइनस आई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाएगा। मतलब यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा, यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू थर्ड। तो थर्ड वाला पार्ट बीच में आएगा, सेकेंड वाला पार्ट ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ, फर्स्ट वाला पार्ट लीस्ट बेसिक स्ट्रेंथ। और कोई डाउट?
क्वेश्चन नंबर 25, 26, 27 जल्दी बोलो भाई, और कोई डाउट? 27. कौन सा? 27. 25 में देखो, जैसे NO2 वाला पार्ट माइनस एम इफेक्ट होता है, अब तक तो मालूम पड़ ही गया है, लेकिन यहाँ मेटा पोजिशन है, अगर मेटा पोजिशन तो माइनस आई इफेक्ट। दूसरे वाले केस में भी NO2 दे रखा, बट पारा पोजिशन पे इसका मतलब माइनस एम इफेक्ट। तीसरे वाले केस में कोई इफेक्ट नहीं है, तो माइनस आई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है, मतलब बेसिक स्ट्रेंथ, या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ घटाएगा। माइनस एम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ घटाएगा। और लास्ट वाले केस में हम लोग का ऑर्डर जो कोई इफेक्ट नहीं है ऐसा मानते हुए चल सकते हैं। तो माइनस आई बेसिक स्ट्रेंथ थर्ड के रिस्पेक्ट में घटाएगा, माइनस एम बेसिक स्ट्रेंथ थर्ड के रिस्पेक्ट में घटाएगा, तो थर्ड सबसे ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। माइनस आई और माइनस एम में माइनस एम ज़्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट है, अगर ये ज़्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट है मतलब बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा डिक्रीज करेगा, तो ऑर्डर में लास्ट में निकल के आएगा, तो 3, 1, 2। सर ये 26 वाला में फर्स्ट केस में हाँ, OCH3 माइनस आई क्यों कर रहा है? इसके पास तो लोन पेयर है। लोन पेयर तो है, लेकिन ये लोन पेयर जब रेजोनेंस में जाएगा तो रेजोनेंस में जाने की वजह से माइनस चार्ज जो है वो इस कार्बन पे नहीं आएगा, इसके मेटा पोजिशन पे है। माइनस चार्ज वाला पार्ट जब तक इस नाइट्रोजन से अटैच्ड कार्बन के ऊपर नहीं आता तब तक इस ग्रुप का एम इफेक्ट उस पर ऑपरेट नहीं कर रहा। ऐसा नहीं है कि OCH3 प्लस एम इफेक्ट शो नहीं करेगा, लेकिन बेंजीन रिंग पे शो करेगा। हमको किससे मतलब है? हम लोग का मतलब NH2 के ऊपर इफेक्ट्स है, हम लोग इससे मतलब नहीं है कि हम लोग के बेंजीन रिंग के ऊपर क्या इफेक्ट है। तो जब हम लोग NH2 के ऊपर इफेक्ट देख रहे हैं तो ये देखना पड़ेगा कि OCH3 वाला पार्ट अपना प्लस एम इफेक्ट इस पे ऑपरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो जब भी कोई ग्रुप के रिस्पेक्ट में कोई दूसरा ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे हो या फिर पारा पोजीशन पे हो तो उसका एम इफेक्ट ऑपरेट करेगा इस ग्रुप के लिए। बट अगर मेटा पोजीशन से ग्रुप होंगे तो एम इफेक्ट वाला पार्ट ऑपरेट नहीं करेगा, चाहे प्लस एम हो चाहे माइनस एम हो, एम इफेक्ट ऑपरेट नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 27, 28, 29। सर प्लस आई क्यों नहीं कर रहा है? प्लस आई क्यों नहीं कर रहा? OCH3 प्लस आई शो करेगा जी, नालायक। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना भाई, प्लस आई कैसे शो करेगा? और ये एक दिन पहले मेंशन भी किया था, एक दिन पहले नहीं मतलब पहले कभी एक दिन मेंशन किया था, ग्रुप चाहे प्लस एम हो या माइनस एम हो हमेशा माइनस आई होता है, याद रखना है सीधा इसको। कोई भी ग्रुप अगर हम लोग लेके चले, चाहे प्लस एम हो चाहे माइनस एम हो, तो प्लस एम माइनस एम और रेजोनेंस में क्या डिफरेंस है कि एम इफेक्ट में कार्बन के अलावा कोई दूसरा ग्रुप होना चाहिए। कार्बन के अलावा कोई भी दूसरा ग्रुप है तो कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, और अगर कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा हमेशा सिग्मा बॉन्ड से, मतलब हमेशा माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, और कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 27, 28, 29, कोई डाउट? बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 27, 28, 29, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है? बढ़िया। 30, 31। 31। क्वेश्चन नंबर 31, चलो ये सवाल थोड़ा डाउट होने लायक है, इसको वैसे आगे यूज भी करेंगे हम लोग। जैसे कार्बन चेन जो है, एक तो नेगेटिव चार्ज में हम लोग मेसोमेरिक इफेक्ट देखते हैं, एरोमेटिसिटी देख सकते हैं, लेकिन हम लोग कभी भी हाइपर कंजुगेशन नहीं देख सकते। तो इससे पहले वाले केस में अगर हम लोग इफेक्ट कंसिडर करें तो यहाँ नेगेटिव चार्ज वाले पार्ट में ना मेसोमेरिक इफेक्ट है, ना एरोमेटिसिटी है, ना क्या बोलते हैं रेजोनेंस इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट ले सकते हैं। तो यहाँ वाले पार्ट में कार्बन चेन प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। यहाँ वाले पार्ट में भी कोई मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, ये एरोमेटिसिटी नहीं है, तो यहाँ पे कार्बन चेन वाला पार्ट प्लस आई इफेक्ट वापस से शो करेगा, लेकिन तीन तरफ से प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। थर्ड वाले केस में कार्बन चेन दो तरफ से प्लस आई शो करेगा, और लास्ट वाले केस में कार्बन चेन एक तरफ से प्लस आई शो करेगा। तो 3 प्लस आई मतलब नेगेटिव चार्ज वाले पार्ट का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा। कार्बन चेन को हमेशा ध्यान रखना प्लस आई इफेक्ट ही लेना है। तो इस केस में जब हम लोग यहाँ पे कंपाउंड में नेगेटिव चार्ज रख रहे हैं तो प्लस आई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है, कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। प्लस आई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है, कार्बन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा।
तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे होना चाहिए क्योंकि सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद सेकंड वाले केस के बाद थर्ड वाले में 2 प्लस आई है, इसका मतलब यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाइयर होगा, लेकिन पहले सेकंड वाले से थोड़ा कम होगा। इन दोनों में एक एक प्लस आई है, तो उन दोनों में प्लस आई कम है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कम होगा। तो एक चीज़ तो फिक्स है, सबसे ज़्यादा प्लस आई नेगेटिव चार्ज वाले कार्बन के ऊपर सेकंड वाले केस में था। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ। फिर उसके बाद थर्ड का नंबर आ गया। 1 और 4 को कंपेयर करेंगे तो इस केस में जो ग्रुप है प्लस आई वाला पार्ट, इसको देखना पड़ेगा क्योंकि दोनों में कार्बन एक ही दे रखा। तो यहाँ पे जो ग्रुप है 3 डिग्री वाला कार्बन है, और ऐसा शायद याद होगा प्लस आई के ऑर्डर में लिखवा रखा है लास्ट में 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री कार्बन चेन। जब हम लोग कार्बन चेन में प्लस आई कंपेयर करते हैं तो सबसे ज़्यादा प्लस आई कार्बन चेन में 3 डिग्री का होता है, फिर 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री वाले पार्ट का। तो इस केस में 3 डिग्री का प्लस आई ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू 2 डिग्री। तो जिसका प्लस आई ज़्यादा, वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, और अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा तो बेसिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा बढ़ाएगा। तो 2 3 1 4 कंसिडर किया जा सकता है। इस एक ऑर्डर का थोड़ा ध्यान रखना है, ऐसे बेसिक स्ट्रेंथ के केस में याद मत रखना इसको, इसको स्टेबिलिटी के केस में याद रखना। सबसे लेस स्टेबल थर्ड निकल के आएगा क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज वाले पार्ट पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गया, तो सबसे लेस स्टेबल थर्ड वाला पार्ट होगा। फिर उसके बाद स्टेबिलिटी वाले पार्ट में जो अगला ऑर्डर होगा वो हम लोग आराम से क्या बोलते हैं 2 वाले पार्ट का ले सकते हैं। स्टेबिलिटी का ऑर्डर मेंशन करेंगे तो जस्ट उल्टा आएगा 2 3 1 4। तो सबसे लेस स्टेबल 2, फिर 3, फिर उसके बाद 1, और सबसे ज़्यादा स्टेबल 4th होगा। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर आगे रिएक्शन मैकेनिज्म में कहीं कहीं काम में आने वाला है, थोड़ा ध्यान रखना है इस चीज़ को। और क्वेश्चन में डाउट है तो पूछ लो। 29, 30, 31। डाउट है तो पूछ लो। अभी और कोई डाउट है? जल्दी बोलो। हेलो, आवाज नहीं आ रहा जी तुम लोगों को? नहीं सर, नहीं और डाउट। ओके, चलो डाउट नहीं है तो फिर अगला टॉपिक शुरू करते हैं। बेसिक स्ट्रेंथ। अच्छा, बेसिक स्ट्रेंथ में और भी कुछ कुछ क्वेश्चन कराने थे, जैसे ये तो बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन होंगे। उसके अलावा कुछ 2-3 ऑर्डर्स याद रखने हैं बेसिकली, तो अपने कॉपी में नोट कर लेना, हम यहीं पे बता दे रहे हैं, इसका हम पीडीएफ नहीं भेजेंगे, ठीक है? मतलब 2 ही 3 ऑर्डर है जिसको ये एक्चुअल में याद रखना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 32 अगर कंसिडर करें तो एक तो ये ऑर्डर याद रखना, ये अपने आगे भी काम आएगा, और शायद पहले भी कभी डिस्कस किया था, नहीं भी किया होगा तो ये ऑर्डर याद रखना है। बेसिक स्ट्रेंथ वाले पार्ट में जैसे एक चीज देखो, यहाँ पे कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज और नाइट्रोजन के ऊपर माइनस चार्ज। तो इन जनरल जब हम लोग का डोनर एटम अलग होता है तो हम लोग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या साइज के ऊपर बात करते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में नाइट्रोजन ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू कार्बन, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होता है। इसका मतलब स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो बेसिक स्ट्रेंथ कम होना चाहिए, लेकिन बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो इस एक चीज़ का ध्यान रखना, sp कार्बन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है ये चीज़ ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू sp3 नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए, कार्बन वाले पार्ट में हाइब्रिडाइजेशन sp होना चाहिए, जो कि यहाँ दे रखा। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp है, तो इस वजह से इस कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक sp3 नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में ज़्यादा निकल के आएगा। तो अगर sp कार्बन हुआ तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल है, जिसके वजह से अगर स्टेबिलिटी ज़्यादा हो गया तो हम लोग का बेसिक स्ट्रेंथ वाला पार्ट आराम से हम लोग कम कंसिडर करते हुए ये काम कर सकते हैं। तो एक ये ऑर्डर है जिसको ध्यान रखना है। एक नॉर्मल नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में, मतलब sp3 नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में हम लोग का जो ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन है, केवल नाइट्रोजन के केस में होगा, ऑक्सीजन से रिलेशन नहीं आएगा, ऑक्सीजन वापस से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। लेकिन नाइट्रोजन वाला पार्ट अगर sp3 हुआ तो इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हम लोग का sp कार्बन होगा, और अगर sp कार्बन वाला पार्ट ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ तो उस केस में हम लोग का बेसिक स्ट्रेंथ वाला पार्ट कम निकल के आ जाएगा। एक ये ऑर्डर याद रखना ही रखना है, थोड़ा ध्यान रखना है इस चीज़ का।
नोट कर लो इस चीज़ को, और इसके बाद एक और ऑर्डर की बात करते हैं। ये मॉलिक्यूल का एक नाम है, थोड़ा नाम बस एक बार सुन लो, ये उतना याद रखने की जरूरत नहीं है। इसका नाम कहीं भी एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, ग्वानिडीन मॉलिक्यूल। क्वेश्चन नंबर 34 वाले पार्ट पे ध्यान दो। जैसे तुम लोगों को शायद याद होगा, ऊपर कहीं एक क्वेश्चन कराया था इस तरह का, जहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल में दो अलग अलग या तीन अलग अलग पार्ट का कंपैरिजन करना है। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 16, कि हम लोग ए, बी और सी को जब कंपेयर कर रहे थे, तो उस केस में ए और बी का बेसिक स्ट्रेंथ बराबर था, बट सी का बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा था, क्योंकि नाइट्रोजन का लोन पेयर जब रेजोनेंस में जाता तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता। तो पहले से sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, सब में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन यहाँ का लोन पेयर रेजोनेंस में जाने की वजह से नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा डेवलप हो रहा है। और अगर नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा डेवलप हो रहा है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो जाता है, तो बेसिक स्ट्रेंथ सी वाले पार्ट का ज़्यादा निकल के आता है। इसी चीज़ को अगर यहाँ अप्लाई करें तो एक चीज़ तो मालूम पड़ गया कि इस नाइट्रोजन का बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, ये ध्यान रखना ही रखना है, ठीक है। लेकिन जैसे अगर हम लोग कंसिडरेशन लेके चले तो यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और दूसरे वाले केस में sp3। और एक पॉइंट बताया था, इन जनरल sp3 का बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू sp2 एज कम्पेयर टू sp, क्योंकि सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज़्यादा बेसिक, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे लीस्ट बेसिक। लेकिन इस एक ऑर्डर का ध्यान रखना, यहाँ पे जैसे नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर है ऑलरेडी, और दूसरा नाइट्रोजन वाले पार्ट का प्लस एम भी ऑपरेट कर रहा, तो जब यहाँ का लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा तो यहाँ के ऊपर एक माइनस चार्ज आएगा। इसको हम अलग से बना देते हैं डायग्राम को। ऑर्डर तो ध्यान रखना ही रखना है, इसको अलग से बना देते हैं दोनों स्पीसीज को। नीचे ऐसा स्ट्रक्चर दे रखा, कार्बन डबल बॉन्ड NH, उसके अलावा यहाँ वाले पार्ट पे NH2, और उसके अलावा एक और NH2, और CH3 के साथ NH2 कंसिडर कर सकते हैं। तो इस केस में इस कार्बन वाले पार्ट पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और पहले वाले केस में हम लोग के पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा, जिसकी वजह से बॉन्ड को ब्रेक करके नाइट्रोजन के ऊपर माइनस चार्ज बना सकते हैं। तो कंपाउंड में पहले से एक लोन पेयर है, उसके अलावा यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज भी आ गया। तो एक लोन पेयर पहले से था, दूसरे वाले केस में भी एक लोन पेयर पहले से था, लेकिन यहाँ एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आ गया। तो लोन पेयर प्लस नेगेटिव चार्ज मतलब यहाँ का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत हाई हो जाता है, और इतना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो जाता है कि sp2 कार्बन होते हुए भी ये पार्ट ज़्यादा बेसिक निकल के आता है एज कम्पेयर टू sp3। तो एक ये ऑर्डर ध्यान रखना है, नाइट्रोजन के लोन पेयर डोनेट करने की वजह से, मतलब प्लस एम के वजह से, इस नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर के अलावा एक नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ही हाई हो जाता है। और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो गया तो इस केस में आराम से हम लोग का बेसिक स्ट्रेंथ एक sp3 वाले पार्ट से, मतलब sp3 कार्बन वाले पार्ट से ज़्यादा निकल के आ जाता है। एक ये ऑर्डर याद रखना ही रखना है। नोट कर लो ऑर्डर, ऊपर पहले डायग्राम नोट कर लो, नीचे एक्सप्लेनेशन भी नोट कर लो। मतलब जो हम लोग नॉर्मल ऑर्डर अभी तक कंपेयर कर रहे थे उनसे थोड़ा डिफरेंस है, थोड़े अलग तरीके से काम करना है।
और इसको नोट अगर कर लिया तो इसके बाद एक और ऑर्डर याद रखना है। इनफैक्ट ये ऑर्डर इतना इम्पोर्टेंट है कि 2-3 बार सवाल पूछा जा चुका है, और एनसीईआरटी में क्लास 12 के सबसे लास्ट टॉपिक में, मतलब जो हम लोग के रिएक्शन मैकेनिज्म से एसोसिएटेड होता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, उसमें ऑर्डर दे रखा है, और इनफैक्ट वहाँ पे भी रेड कलर से दे रखा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको थोड़ा ध्यान रखना होगा। जैसे अगर मान लो हम लोग अमाइन की बात करते हैं, तो अमाइन वाले पार्ट में एक तो ऐसा हो सकता है कि आर के साथ NH2 वाला पार्ट हो। दूसरी पॉसिबिलिटी, नाइट्रोजन वाले पार्ट के साथ 2 कार्बन चेन हो, 1 हाइड्रोजन हो। या फिर तीसरी पॉसिबिलिटी, नाइट्रोजन वाले पार्ट के साथ तीनों के तीनों कार्बन चेन हो। ये तीनों पॉसिबिलिटी हो सकता है। और आइसोमरिज्म में ये चीज़ ध्यान होगा तुम लोग को, इस चीज़ को हम लोग 1 डिग्री अमाइन बोलेंगे। दूसरे वाले केस में जब नाइट्रोजन से 2 कार्बन चेन अटैच्ड होगा तो 2 डिग्री अमाइन, और तीसरे वाले केस में 3 डिग्री अमाइन। तो इन जनरल जैसे यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज होती है। 3 पॉसिबिलिटीज में जैसे हम लोग एक तो गैसियस मीडियम लेके चलते हैं। गैसियस मीडियम मतलब हम लोग बेसिकली कोई मीडियम लेके नहीं चल रहा है, तो कार्बन चेन प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। ये बेसिकली हम लोग मेंशन कर सकते हैं। तो जैसे कार्बन चेन प्लस आई शो किया तो 1 प्लस आई, 2 जगह से प्लस आई शो किया 2 प्लस आई, 3 जगह से प्लस आई शो किया तो 3 प्लस आई। तो जब 3 प्लस आई होगा तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे हाइयर होगा, बेसिक स्ट्रेंथ वाला पार्ट भी सबसे हाइयर निकल के आना चाहिए। तो गैसियस मीडियम अगर लेके चलें तो इस केस में 3 डिग्री अमाइन का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगा, फिर 2 डिग्री अमाइन का, फिर 1 डिग्री अमाइन का, और सबसे लास्ट में अमोनिया का ऑर्डर कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन एक प्रॉब्लम होता है, जैसे जैसे हम लोग कार्बन चेन ऐड करते चले जाते हैं, उस केस में कार्बन चेन के ऐड होने से नाइट्रोजन के ऊपर स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर आता है। स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर मतलब जैसे समझ लो कि ऐसा है, एक नाइट्रोजन वाला पार्ट दे रखा है, इसके बगल में कार्बन चेन है, तो कार्बन चेन कुछ ना कुछ स्पेस लेगा। जब हम लोग 2 हाइड्रोजन लगाए तो हाइड्रोजन काफ़ी कम स्पेस लेगा। जब नाइट्रोजन वाले पार्ट के ऊपर 2 कार्बन चेन डालेंगे तो 2 कार्बन चेन ज़्यादा स्पेस लेगा, हाइड्रोजन वाला पार्ट तो कम ही सा स्पेस लेगा। तो जितना ज़्यादा हम लोग ग्रुप ऐड करेंगे उस केस में नाइट्रोजन के आजू बाजू स्पेसेस उतने ज़्यादा ऑक्यूपाई होंगे। अगर स्पेसेस ज़्यादा ऑक्यूपाई होंगे तो जब भी कभी किसी एक कार्बन चेन के वजह से या फिर किसी एक ग्रुप के वजह से किसी दूसरे ग्रुप के आजू बाजू में ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई होता है तो हम लोग वहाँ पे वर्ड यूज़ करते हैं स्टेरिक। तो उसमें होता क्या है, अगर मान लो किसी थर्ड ग्रुप को बाहर से इधर आना है तो आने के लिए उसको इन ग्रुप्स का रिपल्शन भी झेलना पड़ेगा। मतलब हो सकता है कि नाइट्रोजन का लोन पेयर एक पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा हो, तो अट्रैक्शन तो है, लेकिन ये ग्रुप के अपने इलेक्ट्रॉन्स और इन सारे ग्रुप्स के इलेक्ट्रॉन ये सब रिपल्शन भी दे सकते हैं। तो जब भी कभी एक गिवन कंपाउंड में एक एटम के ऊपर जब कोई दूसरा ग्रुप अप्रोच करेगा तो उस एटम के खुद के ग्रुप्स अगर उस आने वाले ग्रुप को रिपल्शन देंगे तो हम लोग वहाँ पे वर्ड यूज़ करते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। हिंड्रेंस वाले पार्ट का मतलब शायद वर्ड सुना होगा इंग्लिश में, आने से मतलब जैसे हम लोग मान लो कि ट्रेन में चढ़ते हैं जब, तो जो गेट है उसी में अगर बहुत भीड़ हुआ तो ढंग से एक आदमी भी नहीं चढ़ पाता है। लगता है लोगों को कि 3 आदमी एक ही बार में चढ़ जाएंगे, लेकिन एक भी आदमी नहीं चढ़ पाता है क्योंकि हिंडर हो जाता है वहाँ पे गेट वाला पार्ट। जितना स्पेस है उससे ज़्यादा आने की लोग कोशिश कर रहे हैं तो चीज़ें हिंडर्ड हो जाती है। वो वर्ड हिंड्रेंस वहीं से रिलेट किया जा सकता है कि यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर बड़े ग्रुप्स होने की वजह से ग्रुप का अप्रोच हिंडर्ड हो जाता है। तो ग्रुप के वजह से जो हिंड्रेंस क्रिएट होगा दैट इज कॉल्ड एज स्टेरिक हिंड्रेंस। तो नॉर्मली होता क्या है कि जब हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो बेसिक स्ट्रेंथ वाले पार्ट में एक पार्टिकुलर बेस वाले पार्ट में जो भी हम लोग के पास ये रहेगा कार्बन चेन अटैच होगा, तो उस कार्बन चेन वाले पार्ट की वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर आता है। और नॉर्मली हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ वाटर के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं। तो जब हम लोग वाटर के रिस्पेक्ट में कैलकुलेशन करते हैं तो वाटर में जो हम लोग के नाइट्रोजन का लोन पेयर है, इस लोन पेयर वाले पार्ट का हाइड्रेशन होता है। हाइड्रेशन होने का अभी के लिए बेसिक मतलब ऐसा कंसिडर कर लो कि नाइट्रोजन के अलॉन्ग H2O के मॉलिक्यूल एक्यूमुलेट होना शुरू करते हैं। एक्यूमुलेट होने का मतलब नाइट्रोजन के लोन पेयर वाले पार्ट से H2O वाला पार्ट इंट्रैक्शन करना चाहेगा। तो जब इंट्रैक्शन करना चाहेगा तो इस तरीके से मल्टीपल इंट्रैक्शंस हो सकते हैं हम लोग के वाटर मॉलिक्यूल के साथ। अब इसमें प्रॉब्लम ये होगा कि अगर नाइट्रोजन के ऊपर ग्रुप्स आने शुरू हो गए, बड़े ग्रुप्स,
तो उन ग्रुप्स के होने के वजह से ये इंट्रैक्शन वाला पार्ट को थोड़ा रिपल्शन मिलेगा। अगर इंट्रैक्शन को रिपल्शन मिलेगा तो जो इंट्रैक्शन है वो इंट्रैक्शन वाला पार्ट कम होगा, और इंट्रैक्शन जितना कम होता है बेसिक स्ट्रेंथ उतना ही कम कंसिडर किया जाता है। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। जैसे इसको हम लोग लैंग्वेज में लिख सकते हैं, अगर नाइट्रोजन के ऊपर ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे तो उन ग्रुप्स के होने की वजह से वाटर के साथ हाइड्रेशन इफेक्ट कम होगा, और अगर वाटर के साथ हाइड्रेशन इफेक्ट कम होगा तो उस केस में बेसिक स्ट्रेंथ वाला पार्ट भी डिक्रीज करेगा ही करेगा। ऐसा हम लोग आराम से बोलते हुए काम कर सकते हैं। तो नाइट्रोजन के ऊपर जितने ज़्यादा कार्बन चेन होंगे ये इंट्रैक्शन वाला पार्ट उतना ही कम होगा, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा, और इंट्रैक्शन जितना ही कम होगा मतलब हाइड्रेशन इफेक्ट जितना कम होगा बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा। तो इस केस में जैसे एक चीज़ होता है, अगर गैसियस मीडियम है तो इसमें इस तरह का हाइड्रेशन इफेक्ट नहीं है। गैसियस मीडियम में अमोनिया फ्री है, लेकिन वाटर में अमोनिया फ्री नहीं होता, और अगर अमोनिया फ्री नहीं होता तो उस केस में हाइड्रेशन इफेक्ट होता है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर होता है। अब यहाँ पे पॉइंट ये होता है, जैसे अगर 1 डिग्री अमाइन है तो नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाइयर होता है, 2 डिग्री में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और भी ज़्यादा हाइयर होता है, 3 डिग्री में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और भी ज़्यादा इंक्रीज करता है। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा ये निगेटिव चार्ज वाला पार्ट वाटर को उतना ही ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, मतलब हाइड्रेशन इफेक्ट ज़्यादा होगा। लेकिन सेम टाइम पे जितना ज़्यादा ग्रुप होगा स्टेरिक हिंड्रेंस भी बढ़ेगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है तो इंट्रैक्शन बढ़ना चाहिए, लेकिन स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ रहा है तो इंट्रैक्शन घटना भी चाहिए। तो हम लोग रिलेट नहीं कर सकते इसमें कि एग्जैक्टली कौन सा फैक्टर कहाँ पे डोमिनेट कर रहा है। कभी कभी स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर डोमिनेट करता है, कभी कभी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का फैक्टर डोमिनेट करता है। तो इसीलिए हम लोग को ये ऑर्डर याद रखना पड़ता है कि अगर हम लोग का 3 डिग्री अमाइन है तब क्या होगा, जब 2 डिग्री अमाइन है तो तब क्या होगा। और बेसिकली इसको दो फॉर्मेट में याद रखते हैं हम लोग। अगर हम लोगों का कार्बन चेन वाला पार्ट मिथाइल ग्रुप हुआ तब उस केस में सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ 2 डिग्री अमाइन का होगा, फिर उसके बाद 1 डिग्री अमाइन का होगा, फिर उसके बाद 3 डिग्री अमाइन का होगा, और सबसे लास्ट में अमोनिया। लेकिन अगर यही कार्बन चेन वाला पार्ट मिथाइल के जगह पे इथाइल हो गया, इथाइल मतलब C2H5 ले सकते हैं हम लोग, आराम से ET से डिनोट कर सकते हैं। तो जब हम लोगों का कार्बन चेन वाला पार्ट इथाइल हो गया तो सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ वाला पार्ट हम लोगों का 2 डिग्री में ही रहेगा, इसमें कोई वेरिएशन नहीं आता है। लेकिन हम लोग 1 डिग्री की जगह पे 3 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, और सबसे लास्ट में अमोनिया वाले पार्ट को कंसिडर करके चलते हैं। तो इसको सिंपल तरीके से याद रखना। वैसे जब मिथाइल ग्रुप था मतलब एक कार्बन था तो 2 डिग्री तो दोनों में हाइयर है, 2 डिग्री के लिए सोचना ही नहीं है, क्योंकि 2 डिग्री में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बढ़ रहा है और स्टेरिक हिंड्रेंस भी बढ़ रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का फैक्टर थोड़ा डोमिनेट कर गया। 3 डिग्री में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बढ़ रहा है लेकिन स्टेरिक हिंड्रेंस भी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो एक जगह पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोमिनेट कर गया, एक जगह पे स्टेरिक हिंड्रेंस डोमिनेट कर गया। याद सिंपली ऐसा रखना, अगर मिथाइल था मतलब एक कार्बन तो 1 डिग्री आगे होगा, अगर इथाइल था तब उस केस में इसका जस्ट उल्टा ऑर्डर कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। 2 डिग्री हमेशा हाइयर होगा, फिर उसके बाद अगर मिथाइल होगा मतलब एक कार्बन तो 1 डिग्री का नंबर डाल दो, और अगर हम लोग के पास क्या बोलते हैं इथाइल हुआ तो 1 डिग्री की जगह पे 3 डिग्री वाले पार्ट को हाइयर ऑर्डर में डाल दो। ये ऑर्डर वाला पार्ट थोड़ा याद रखना होगा। वैसे हम लोग इस पार्टिकुलर कंसेप्ट को आगे भी डिस्कस करेंगे एक बार, जब हम लोगों को SIP इफेक्ट पढ़ना होगा तब, मतलब सबसे लास्ट टॉपिक होगा ऑलमोस्ट अपना, मतलब GOC खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो कुछ स्पेशल टॉपिक्स हम लोग को डिस्कस करना होता है जिसमें हम लोग SIR इफेक्ट डिस्कस करते हैं। उस SIR इफेक्ट में एक ये सब टॉपिक होगा SIP इफेक्ट, फिर से वहां पे हम लोग इस चीज का डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए बस ये ऑर्डर तुम लोग को तीनों का याद रखना है, तो नोट कर लो। जब गैसेस मीडियम हुआ तब उस केस में ये ऑर्डर होगा, जब हम लोग के पास वाटर मीडियम होगा तब वाटर वाले पार्ट में दो पॉसिबिलिटी है, अगर कार्बन चेन मिथाइल हुआ तो क्या होगा, और अगर कार्बन चेन वाला पार्ट इथाइल हुआ तब उस केस में क्या होगा। नोट कर लो ऑर्डर। अभी के लिए इसको याद रखना, अभी के लिए इसका डिस्कशन नहीं करना ज्यादा।
ऑर्डर नोट कर लो अभी के लिए। जब SIP इफेक्ट डिस्कस करेंगे तो फिर से वहां पे ये डिस्कशन आएगा, फिर यहाँ पे वहां पे ऑर्डर फिर से हम एक बार मेंशन करेंगे, बट अभी एक बेसिक ऑर्डर होता है, थोड़ा ध्यान रखना होता है, क्वेश्चंस वगैरह में आराम से पुटअप किया जा सकता है। सुधांशु आवाज आ रहा है? हाँ सर। तुम लोग तो बायो का स्टूडेंट है, कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो गया इंडिया में, मालूम पड़ा? हाँ सर। क्या हालत होगा ये बताओ? बर्बाद होगा सर, और क्या। बर्बाद होगा। मेडिकल स्टूडेंट हो कैसा बोलेगा जी? क्या सर, वैक्सीन भी आया ही नहीं है तो बर्बादी होगा ना, और क्या होगा। आदमी प्रिकॉशन लेगा नहीं। ये तो है, प्रिकॉशन तो पॉसिबल नहीं है भाई, सोशल डिस्टेंसिंग से मुंह माया है, कोई करता तो है नहीं। अब तो और बर्बाद होगा, लॉकडाउन खत्म। हम लोग तो सोच रहे हैं कि ऑनलाइन ही क्लासेस लगाएं, कम से कम क्लास के चक्कर में मरे तो नहीं। आई ऑर्डर नोट कर लिया? अगर नहीं किया है तो बताओ, अगर कर लिया है तो फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग का अगला टॉपिक शुरू होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ। कर लिया नोट? चलो ओके। चलो भाई ध्यान दो एसिडिक स्ट्रेंथ वाले पार्ट में। जैसे हम लोग ये डिस्कशन तो पहले ही कर चुके हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ वाले पार्ट में एसिड क्या होता है, तो ब्रोंस्टेड एसिड, ब्रोंस्टेड बेस, ये अरेनियस एसिड, अरेनियस बेस, वो सब डिस्कशन कर चुके थे हम लोग। जिस तरीके से हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ वाले पार्ट में ब्रोंस्टेड कंसेप्ट यूज करके चल रहे थे, यहाँ पे भी मोस्टली हम लोग को ब्रोंस्टेड एसिड से ही मतलब होगा। H प्लस डोनेट करने की टेंडेंसी, मीडियम से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं होता। H प्लस डोनेट करने की टेंडेंसी क्या है, हम लोग को बेसिकली इस पार्ट का डिस्कशन यहाँ पे करना होता है। तो जैसे अगर हम लोग ब्रोंस्टेड एसिड कंसिडर करके चले अगर, तो इस केस में हम लोग को बस ये देखना होता है कि कोई भी कंपाउंड H प्लस कितने ज़्यादा डोनेट करने की टेंडेंसी में है। तो यहाँ पे जैसे एक तो ऐसा कंसिडरेशन ले सकते हैं, पहला जो हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ में भी लिए थे, अगर एसिडिक स्ट्रेंथ वाला पार्ट हाइयर होगा, इसका मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड के वाला पार्ट हाइयर होगा, और अगर के वाला पार्ट हाइयर होगा तो जो अपना पीके वाला पार्ट है वो लोअर होगा। तो कभी कभी सवाल में ऐसा हो सकता है कि सवाल में बोलेगा कि एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर मत करो, सवाल में हो सकता है के वाला पार्ट कंपेयर करने बोल दे, या फिर पीके वाला पार्ट कंपेयर करने बोल दे। ये एक पॉसिबिलिटी आराम से हो सकता है जो हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ में कंसिडरेशन नॉर्मली ब्रोंस्टेड एसिड का ही लेके चलेंगे, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखने का है। एक्वस मीडियम अपने काम का यार नहीं होता, नोट कर लो। और उसके बाद हेडिंग डाल देना, रूल्स टू कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ। रूल्स टू कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ। इन रूल्स का थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे सबसे पहला रूल जो है जिसको हम लोग को कंपेयर करना होता है, रिमूव द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन फ्रॉम द गिवन कंपाउंड्स to form their conjugate bases. Remove the most acidic hydrogen from the given compound to form their conjugate bases. सबसे पहले हम लोग मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन को हटाएंगे और कंजुगेट बेस का फॉर्मेशन करेंगे। ये सबसे बेसिक रूल है, इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना है। जो भी कंपाउंड दे रखा उसके मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन को हटा करके ही कंजुगेट बेस का फॉर्मेशन करना होता है। उसके बाद सेकंड रूल, compare the stabilities
of the conjugate bases compare the stabilities of the conjugate bases और उसमें ये पॉइंट थोड़ा ध्यान रखना होगा, जो एसिड का कंजुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा निकल के आएगा। एक्चुअल में हम लोग इसको बेसिक स्ट्रेंथ से भी रिलेट कर सकते हैं, लेकिन हम उसको स्टेबिलिटी के टर्म में रखेंगे। बेसिक स्ट्रेंथ भी रिलेट करना पॉसिबल चीज़ है, बट हम लोग उसको स्टेबिलिटी के टर्म में कंपेयर करते चलेंगे। कंपेयर द स्टेबिलिटीज ऑफ द कंजुगेट बेसिस, और उसके बाद एसिड विथ मोर स्टेबल कंजुगेट बेस विल बी मोर स्टेबल। और इसके नीचे नोट में बेसिक स्ट्रेंथ से क्या रिलेशन होगा ये मेंशन करते हैं। Conjugate base of a strong acid will be weak, whereas conjugate base of weak acid will be strong. कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड का कंजुगेट बेस वीक नेचर का होता है, जबकि कोई भी वीक एसिड का कंजुगेट बेस वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग नेचर का होता है। तो हम लोग इस चीज़ को आराम से रूल वाले पार्ट में कंसिडर कर सकते हैं। जैसे एक चीज़ देखो ऊपर, एसिड विथ स्टेबल कंजुगेट बेस। तो स्टेबल कंजुगेट बेस का मतलब वीक बेस, जितना स्टेबल उतना वीक। तो वीक बेस है, इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ वाला पार्ट, अच्छा सॉरी, विल बी मोर स्टेबल नहीं, विल बी मोर एसिडिक होना चाहिए यहाँ पे, ये थोड़ा चेंज कर लो। एसिड विथ मोर स्टेबल कंजुगेट बेस विल बी मोर एसिडिक, स्टेबल नहीं सॉरी। हाँ चलो ध्यान दो, तो जैसे इसमें लिखा एसिड विथ मोर स्टेबल कंजुगेट बेस, जितना ज़्यादा स्टेबल होगा बेसिक स्ट्रेंथ वाला पार्ट उतना ही कम होता चला जाएगा। और एसिड जिसका कंजुगेट बेस वीक नेचर का होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ वाला पार्ट उतना ही हाइयर होता चला जाएगा, ऐसा हम लोग आराम से कंसिडर कर सकते हैं। तो जितना वीक बेस उतना स्ट्रॉन्गर एसिड रहा होगा, मतलब जब भी हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करेंगे तो बेसिकली उस एसिड के कंजुगेट बेस का बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन हम बेसिक स्ट्रेंथ वर्ड यूज नहीं करेंगे फ्रिक्वेंटली, हम लोग स्टेबिलिटी के टर्म में काम करेंगे, तो ज़्यादा डायरेक्ट रिलेशन आएगा। जितना स्टेबल कंजुगेट बेस उतना ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ, सिंपल सा कंसेप्ट है। लेकिन ये नोट का पॉइंट ध्यान रखना, किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड का कंजुगेट बेस वीक नेचर का होता है, जबकि वीक एसिड का कंजुगेट बेस वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग नेचर का होता है। जितना स्ट्रॉन्गर एसिड होगा कंजुगेट बेस उतना ही वीक बेसिक नेचर का होता जाएगा, और जितना वीकर एसिड होगा कंजुगेट बेस उतना ही स्ट्रॉन्गर बिहेवियर शो करता जाएगा। सिमिलर टाइप से कंजुगेट एसिड ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस का कंजुगेट एसिड बना सकते हैं हम लोग। तो स्ट्रॉन्ग बेस है तो उस केस में आराम से हम लोग उसके कंजुगेट एसिड वाले पार्ट को वीक रखेंगे, एंड इसी के साथ साथ कंजुगेट एसिड ऑफ वीक बेस विल बी स्ट्रॉन्ग। सिंपल सा कंसेप्ट है, बस हम लोग कंजुगेट बेस वाले पार्ट से रिलेट करके चल रहे हैं। ये पॉइंट ध्यान रखना है, लेकिन कंपैरिजन स्टेबिलिटी से करते चलेंगे, नोट कर लो। अगर नोट कर लिया तो फिर हम लोग क्वेश्चन वाले पार्ट पे आते हैं। जैसे अभी तो ज़्यादा एग्जांपल नहीं देंगे, टाइम थोड़ा कम है एक्चुअल में, एक क्लास भी है मेरा, तो एक दो एग्जांपल पर डिस्कस कर रहे हैं। मान लो जैसे एक कंपाउंड दे रखा है ऐसा, HF, HCl, HBr और HI, इन चारों का एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है। तो सबसे पहला काम, हर एक कंपाउंड का कंजुगेट बेस बनाओ। जब कंजुगेट बेस बनाएंगे तो यहाँ से H+ हटाएंगे, बचेगा क्या यहाँ पे F-। दूसरे वाले केस में Cl-, तीसरे वाले केस में Br-, और चौथे वाले केस में I-। जब सब में कंजुगेट बेस बन गया
तो कंजुगेट बेस का स्टेबिलिटी कंपेयर करो। बेसिक स्ट्रेंथ भी कंपेयर कर सकते हैं बट स्टेबिलिटी भी कंपेयर करना ज़्यादा बेटर होगा। अलग अलग एटम के ऊपर नेगेटिव चार्जेस हैं, इसका मतलब हम लोग साइज या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर लेंगे और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन डाउन द ग्रुप का कंपेरिजन है। तो डाउन द ग्रुप जाने पे हम लोग फैक्टर में साइज देखते हैं। लार्जर एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल, मतलब सबसे ज़्यादा I माइनस, फिर उसके बाद Br माइनस, फिर उसके बाद Cl माइनस, और सबसे लेस स्टेबल हम लोग के पास IF माइनस निकल के आएगा। जिस एसिड का कंजुगेट बेस सबसे ज़्यादा स्टेबल है वो उतना ही स्ट्रॉन्गर एसिड रहेगा। तो I माइनस सबसे ज़्यादा स्टेबल कंजुगेट बेस है, इसका मतलब HI वाले पार्ट का एसिडिक स्ट्रेंथ वाला पार्ट सबसे हायर होगा, ऐसा हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, जबकि HF का एसिडिक स्ट्रेंथ वाला पार्ट सबसे लोअर निकल के आएगा। ये हम लोग कंपेरिजन में आराम से पुटअप कर सकते हैं। नोट करो एग्जाम्पल। मान लो दूसरा एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। तो सेकंड वाले केस में हम लोग CH4 लेके चल सकते हैं, CH4, NH3, उसके अलावा H2O और HF। तो एक चीज़ मालूम है, बचपन से पढ़ते आ रहे कि HF वाला पार्ट जो है वो एसिडिक है, H2O न्यूट्रल है, बट हम लोग रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। पहला काम, कंजुगेट बेस बनाओ। जब H प्लस हटाएंगे तो CH3 माइनस बनेगा, दूसरे में H प्लस हटाएंगे तो NH2 माइनस बनेगा, तीसरे वाले केस में OH माइनस बनेगा और चौथे वाले केस में F माइनस बनेगा। स्टेबिलिटी कंपेयर करो। तो अलग अलग एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज, सबसे ज़्यादा स्टेबल नेगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर होगा, मतलब F माइनस सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा अगर हम लोग कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी की बात करें। और जिस एसिड का कंजुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ वाला पार्ट उतना ही ज़्यादा निकल के आएगा। इसका मतलब F माइनस सबसे ज़्यादा स्टेबल तो HF सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड रहेगा, फिर उसके बाद H2O का नंबर है, फिर उसके बाद NH3 वाले पार्ट का नंबर है, और सबसे लास्ट में CH4 कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। तो एक आइडिया तो लग गया है तुम लोगों को कि एक्चुअल में हम लोग कोई नया टॉपिक डिस्कस नहीं कर रहे हैं, पुराने ही टॉपिक्स का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। बेसिकली जो स्टेबिलिटी ऑफ आयंस है उसी पार्ट का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, उसी टॉपिक को हम लोग थोड़ा एक्सटेंड कर रहे हैं किसी दूसरे फॉर्मेट में। तो नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करना शुरू करेंगे, लेकिन एक छोटा सा सजेशन होगा, स्टेबिलिटी ऑफ आयंस और बेसिक स्ट्रेंथ के जितने क्वेश्चंस कराए हैं उन सारे क्वेश्चंस को एक बार ढंग से देख लेना, क्योंकि मोस्टली ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि 60-70% क्वेश्चन वही फॉर्मेट में होंगे, उन्हीं टाइप के क्वेश्चंस होंगे, बस उसी में हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ ऐड करते जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस में एक एक पार्ट ऐड करते जाएंगे या मॉलिक्यूल में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे, लेकिन 60-70% केसेस तुमको देखे हुए ही मिलेंगे। तो इसलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चीज़ को जब कंटिन्यू करेंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ वाला पार्ट सारे क्वेश्चंस और उसके अलावा जो हम लोग का वो टॉपिक है स्टेबिलिटी ऑफ आयंस, इन दोनों टॉपिक्स को ढंग से करके आना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आराम से कंटिन्यू करते हैं इस चीज़ को। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। बोलो भाई, कोई डाउट है तो। चलो अगर डाउट नहीं है तो फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।